नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्लास 9 की एसएसटी में। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न पे। हम अपने पिछले वाले टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछले वाले टॉपिक में क्या सीखा था? हमने पिछले वाले टॉपिक में ये जाना था कि साहब फ्रांस में क्या हो गया था। अब 1792 तक क्या हो गया था कि भाई जो नेशनल असेंबली थी उसका शासन चलने लगा था, और नेशनल असेंबली से जो फायदा हुआ था या नेशनल असेंबली ने जो संविधान बनाया था उसका बेनिफिट किसको हुआ था, ये सब हमने पिछले वाले वीडियो में जाना था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार फिर से जो है आप पहले पिछला वाला वीडियो जो है उसको देखिएगा, तो आपको जो है चीज़ें आगे बहुत आसान हो जाएंगी। इसलिए मैं हर बार आपसे बोलता हूँ कि आप पिछला वीडियो देखकर ही अगले वीडियो पे आया करें। अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं या आपका कोई छोटा बड़ा भाई जो है क्लास 9th में, तो आप उसको हमारे चैनल के बारे में ज़रूर सजेस्ट करा सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट की जो है वो क्लासें मिलेंगी। 9 to 12 हिंदी और इंग्लिश मीडियम हमारा जो है वो मेन फोकस है, ताकि हम आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, वैसे भी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की जो है मर्जर का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, और आपने देखा होगा कि शराबों का जो अड्डा है, या कह सकते हो आबकारी विभाग इतनी तरक्की कर रहा है कि अब उन्होंने शराबियों के लिए एक अलग से व्यवस्था कर दी है। उन्होंने कहा आपके बजट के हिसाब से हम तीनों ठेके एक साथ कर देंगे और सरकारी स्कूलों को हम मर्ज करेंगे। मतलब कि यहाँ से आमदनी आ नहीं रही है तो इसको चलाने का मतलब नहीं बनता है, और सब जो आबकारी विभाग है वो सोच रहा है कि भाई इनसे अर्निंग ज़्यादा हो रही है ठेकों से, तो इनको मर्ज कर दीजिए ताकि जो अल्कोहल का कंजप्शन करने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा चक्कर ना लगाना पड़े, उनको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। ठीक है, ये सरकार की बातें हैं, सरकार जाने सरकार ने क्या सोच के जो है सरकारी स्कूलों के मर्जर का प्रोग्राम बनाया। हालांकि हम पढ़ेंगे 9th और 10th में हम लोग पढ़ते हैं एसएसटी में कि भाई आपको ये रूल्स क्यों बनाए थे सरकार ने और इनका बेनिफिट क्या था। ठीक है, वो एक अलग बात है। जब हम लोग पॉलिटी और ज्योग्राफी पे, जब हम पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पे जब जाएंगे तो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। हालांकि अभी हमको अपने मेन टॉपिक पे रहना है। मेन टॉपिक हमारा क्या है? वही हमारा पिछला जो कि हमारा क्लास 9th का पहला चैप्टर चल रहा है, फ्रांसीसी क्रांति। तो कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं, कुछ लोगों के क्या कमेंट आ रहे हैं कि भाई आप एक एक चैप्टर को 4-4 5-5 वीडियोज़ में क्यों ख़त्म कर रहे हैं। भाई मेरा आप लोगों से मेरा ये कहना है कि ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि छोटा वीडियो आप लोग देख रहे हैं, आप लेंथी वीडियो देख नहीं रहे। मैं अभी ये सारा 1 घंटे का वीडियो बना के अभी मैं अपलोड कर दूं, आप देखेंगे ही नहीं। इसलिए ये वीडियो जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में आ रहे हैं। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, मैं जितना एफर्ट 1 घंटे के वीडियो में लगाता उतना एफर्ट मैं इस वीडियो में लगा रहा हूँ। आपके लिए तो अच्छा ही है ना कि कम टाइम में आपका रिवीजन भी हो जाता है और आपको चीज़ें भी आसानी से समझ में आ जाती हैं। चलिए ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करते, हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। हमने क्या पढ़ा था पिछले वाले में वीडियो में कि भाई जैकोबिन क्लब बनने लगे थे। किसके नाम पे इनका नाम रखा गया? सेंट जैकब के नाम पे इनका नाम रखा गया था। जैकोबिन क्लब एक टाइप का क्या था? राजनीतिक समूह था। यहाँ लोग आते थे अलग अलग समूह वर्गों से और बैठ के जब बातें करते थे, और कौन सी चीजों पे बातें करते? सरकार जो भी योजनाएं ला रही थी उन पे। अब बात आती है साहब, ये जो जैकोबिन क्लब बना था ना, इसमें लोग कौन आते थे, कौन बैठता था आके? भाई पैसे वाले लोग तो बैठेंगे नहीं आके चाय की टपरी पे। भाई आप बताइए, अडानी अंबानी चाय की टपरी पे बैठ के डिस्कस नहीं करते हैं हमेशा? अगर आपको किसी भी क्षेत्र का माहौल जानना है, कभी आप चुनाव के टाइम पे एक चीजों इन चीजों को अज्यूम करिएगा। चुनाव के टाइम पे आप कुछ मत करिए, चुनाव के टाइम पे आप अपने शहर के 4-5 ऐसी जगह देखिए जहाँ पे अच्छी चाय मिलती है, जहाँ पे लोग भीड़ भाड़ होती हो। तो आप वहाँ पे जाएंगे और आप जब चाय का कप लेके वहाँ पे बैठ के उन लोगों के साथ जब चाय पी रहे होंगे ना, तो वहाँ पे 2 ही 3 चीज़ों के बारे में चर्चा चल रही होगी। एक, जिसने आधे से ज़्यादा देश को बर्बाद किया, ड्रीम 11 की चर्चा चल रही होगी। उन्हें ड्रीम 11 पे टीम मैंने साहब ये लगाई थी, ये तो चीज़ें फालतू हुई। वहाँ पे सबसे असल बात क्या हो रही होती है? उन जगहों पे सबसे असल बात होती है राजनीतिक बातें होती हैं। राजनीतिक बातें भाई किसकी सरकार बनेगी, कौन अच्छा काम कर रहा है, किसको क्या सुधार करने चाहिए थे, इस टाइप की बहुत सी बातें जो है वो आपको चलती हैं। और वो लोग कौन होते हैं? वो मध्यम वर्ग से आने वाले लोग होते हैं या निचले तबकों से आने वाले लोग होते हैं। तो वैसे ही जैकोबिन क्लब जो था ना वो फ्रांस में था और ये एक राजनीतिक समूह था। तो जैकोबिन क्लब का जो लीडर था ना वो कौन था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। नाम किसके नाम पे था? सेंट जैकब के नाम पर। और लीडर कौन था जैकोबिन क्लब का? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर इसका लीडर था। और साहब इसमें लोग कौन से थे, मतलब जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे वो कौन लोग थे? तो जैकोबिन क्लब के जो लोग थे वो समाज के सबसे लोअर वर्ग से आते, कम समृद्ध से, जो मतलब डेली मजदूरी कर रहा है,
थोड़ा बहुत पैसा अर्न कर पा रहा है, वो लोग जो है वो किसके सदस्य थे, जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। अब एक बात याद रखिएगा हमेशा से, किसी भी आप देश में जाएंगे ना तो वहां पे कम समृद्ध लोगों की जो संख्या होगी ना वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे भारत में क्या है, भारत में 90% जो पॉपुलेशन है ना वो आपकी गरीब है, मात्र 10% लोग ही अमीर हैं। ठीक है, तो 10% लोग अमीर हैं, वो तो चाय की टपरी पे आएंगे, तो 90% लोग जो थे वो कहाँ बैठ रहे थे, आपके इन जैकोबिन क्लब्स में सदस्य थे। ये लोग कौन थे, ये लोग दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग थे, घड़ी सही करने वाले लोग थे, या और भी छोटे मोटे काम करने वाले लोग थे। इनको पहचाना कैसे जाता था, सब इनकी अपनी एक अलग पहचान थी। अगर कहीं से जा रहे होते तो लोग दूर से देख के बता देते साहब ये कौन है, उन्हें साहब ये जैकोबिन क्लब का सदस्य है। कैसे, इनकी एक पहचान क्या थी कि साहब ये ना एक ब्रीचेस पहनते थे। ब्रीचेस आपने देखा होगा, ना तो वो पैंटी होता है और ना तो वो ना तो वो कच्छा होता और ना ही पैंट होता, मतलब बीच का। तो ये क्या करते थे, धारीदार एक लाइनिंग जो होती है ना, सिंपल, तो आपने देखा होगा जेल में कैदियों को लाइनिंग वाले कपड़े पहना दिए थे, इसी टाइप का ये घुटना पहनते हैं जिसको हम लोग ब्रीचेस बोलते हैं। ठीक है, एक धारीदार पतलून पहनते थे जिसमें धारियां हुआ करती थी, और जो इन धारीदार पतलूनों को पहनता था ना उनको सब क्या बोलते थे, सौकुलात बोलते थे। तो ये बात याद रखनी है कि आपसे कोई पूछे कि फ्रांस में जो लोग धारीदार पतलून पहनते थे उनको क्या कहा जाता था, तो सब उनको कहा जाता था क्या, सौकुलात। ये जो सौकुलात थे ना, यही कौन थे, यही जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। साहब ये सौकुलात लोग जो है, या ये जो घुटन्ना पहनने वाले लोग थे, इन्होंने घुटन्ना पहना क्यों, भाई कुछ तो कारण रहा होगा, क्यों पहना और कौन लोग पहनते थे। तो जो ये सौकुलात थे ना, इनमें से ज्यादातर जो लोग कहाँ पे काम करते थे, बंदरगाहों पे। बंदरगाहों पे जो लोग काम करते थे उन्होंने इसको पहनने की शुरुआत की, धारीदार घुटन्ना या धारीदार पतलून पहनने की शुरुआत की। और ये इसलिए किया था ताकि ये जो पैसे वाले लोग थे ना, कुलीन वर्ग के, उनसे अलग दिख सके, उन फैशन परस्त लोगों से अलग दिख सके, इसलिए इन्होंने धारीदार पतलून को पहनना शुरू किया। नाम क्या दिया गया इनको, सौकुलात। तो जो धारीदार पतलून पहनते थे उनको सौकुलात कहा जाता था। लीडर कौन था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ठीक है, कुलीनों से अलग दिख सके। और जो ये सौकुलात होते थे ना साहब, ये क्या लगाते थे, लाल टोपी लगाते थे। मैं पीछे सिंबल के बारे में बात करके आया हूँ। लाल टोपी जो थी ना, वो फ्रांस में स्वतंत्रता का प्रतीक थी। तो जो ये सौकुलात थे ये लाल टोपी पहनते थे और सब घुटन्ना पहनते थे, धारीदार घुटन्ना पहनते थे। ये धारीदार घुटन्ना किसकी पहचान था कि साहब, ये जो धारीदार घुटन्ना था ना, ये पहचान था किसकी, सौकुलातों की। सौकुलात का मतलब जैकोबिन क्लब के सदस्यों की पहचान थी। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था किसका, बेसिक इंट्रोडक्शन हमने दिया जैकोबिन क्लब का। तो यहाँ से चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जैकोबिन क्लब का नाम किसके नाम पे रखा गया, सेंट जैकब के नाम पे। जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। जैकोबिन क्लब के सदस्यों को क्या कहा जाता था, सौकुलात। क्या पहनते थे, धारीदार घुटन्ना और लाल टोपी। अब आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे तब तक जो है दौर आ गया, अभी नेशनल असेंबली का जो है शासन चल रहा था फ्रांस में। तो 1792 में क्या होता है, एक और घटना घटती है साहब। इससे पहले भी घट चुकी है, हालांकि वो सर्दियों में थी। इस बार 1792 में क्या होता है, फ्रांस में भीषण गर्मी पड़ती है। अभी तक सर्दी पड़ रही थी, अब की बार क्या पड़ता है, भीषण गर्मी पड़ती है। और भीषण गर्मी की वजह से क्या होता है, खाने पीने के जो आइटम थे, पाव रोटी जो थी, उसकी वैल्यू दोबारा से बढ़ जाती है। अब जैसे ही खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ी ना, वैसे ही जो पेरिस में जो लोग थे, जो कौन सा गाना गाते हुए आ रहे थे, कौन सा गाना, मार्सिले जो आगे चल के फ्रांस का क्या बना था, राष्ट्रगान। तो जो पेरिस के लोग थे ना, जो पेरिस के लोग थे, उन्होंने नाराजगी के साथ किस पर हमला किया, एक महल था जिसका नाम था ट्यूलेरिए के महल पे इन्होंने क्या किया, हमला किया। और हमले के बाद इन्होंने सबसे पहले जो गार्ड लोग लगे हुए थे उनको मारा। उनको मारने के बाद राजा रानी को इन्होंने क्या किया, बंधक बना लिया। और इन्होंने तब तक बंधक बनाए रखा जब तक नेशनल असेंबली ने ये प्रस्ताव नहीं पास कर दिया कि अब भाई राजा और रानी को हम जेल में डालेंगे। तो जैसे ही नेशनल असेंबली ने क्या किया, राजा और रानी को क्या किया, जेल में किया। उसके बाद जैसे ही राजा रानी को जेल में करने के बाद, मतलब बंधक थे, इनको जेल में डाल दिया गया। और जब इनको जेल में डाला गया, उसके बाद से ही जो है वहां के पुरुषों को क्या हुआ, नए अधिकार मिलने प्रारंभ हुए। तो राजा रानी को जब जेल में डाला गया ना 1792 में, उसके बाद ये कहा गया कि भाई अब देश में फिर दोबारा से चुनाव होंगे। तो ये कहा देश में फिर दोबारा से चुनाव होंगे। अभी तक हमने मतों का हिसाब किताब देखा था कि भाई कौन से लोग क्या चुन रहे थे। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार पिछले वाले वीडियो पे जरूर जाइएगा और वहां पे चेक करिएगा कि मैंने क्या बताया था। पहले कुछ
50,000 लोग थे, उनके पास ये अधिकार थे किसको चुनने का, 745 जो सदस्य चुने जा रहे थे किसके, नेशनल असेंबली के। अब ये कहा कि भाई अब की बार ऐसा नहीं चलेगा, अब की बार पुरुषों को अधिकार देने होंगे, देश में जितने भी पुरुष 21 वर्ष से ऊपर के होंगे ना, इन सबको वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे। अगर इनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे तो देश में चुनाव नहीं होगा। तो ये कहा चलो भाई 21 वर्ष से अधिक के लोगों को क्या कर दिया गया, सबको वोटिंग राइट्स दे दिए गए। अब जब सबको वोटिंग राइट्स दे दिए गए तो चुनाव हुआ, चुनाव के बाद एक नई असेंबली चुनकर आती है, एक नई असेंबली चुनकर आई और इस नई असेंबली को नाम भी नया दिया गया, इसका नाम रखा गया कन्वेंशन। तो आपको ये याद रखनी है 1792 में जब सभी फ्रांस के पुरुषों ने 21 वर्ष से अधिक उम्र की आयु के लोगों ने जब फ्रांस में नई असेंबली को चुना तो उसका नाम क्या रखा गया, कन्वेंशन रखा गया। अब ये तो नई असेंबली चुन गई, नई असेंबली चुनने के बाद इनका लीडर कौन बनेगा, कौन था इधर लीडर, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। तो अब यहाँ से मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो है वो सत्ता में आ जाता है और जैसे ही ये सत्ता में आता है ना तो लुई 16 को न्यायालय क्या करता है, न्यायालय देशद्रोही का दोषी करार दे देता है। ये कहता है साहब भाई आप जो लुई 16 है ना, इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, इसलिए इनको सजा मिलती है। और सजा के तौर पे क्या सजा दी गई, इनको 21 जून 1793 को 21 जून 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में, किसमें, प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में इनको क्या दे दी गई, सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। मतलब चौराहे पे खड़ा करके क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। और फांसी देने के कुछ समय के बाद, मतलब राजा को जब फांसी दे दी गई तो राजा के फांसी देने के कुछ समय के बाद सेम यही काम किया गया किसके साथ, रानी के साथ। रानी पता है ना आपको, लुई 16 की पत्नी का नाम क्या था, एंतोएट। कहाँ की थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। तो जैसे ही राजा और रानी दोनों को फांसी दे दी गई, यहीं से एक नया लीडर निकल के आता है। कौन आता है आपका नया लीडर निकल के, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, जो कि किसका नेता था, जैकोबिन क्लब का। और जैसे ही ये लीडर बनता है ना तो ये बड़ा क्रूर टाइप का शासक था। तो इसीलिए इसके टाइम पीरियड को 1793 एंड 1794 का जो पीरियड था ना, इसको हम आतंक का राज बोलते हैं, इसको राइन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। तो राइन ऑफ टेरर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, जिसमें हम मैक्सिमिलियन के पूरे जो कुकृत्य रहे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो वास्तव में अच्छा लगा है, आपको हमारी मेहनत लगती है कि हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप चैनल को स्प्रेड करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट के साथ शेयर करिएगा, उनके साथ हमारे बताए हुए विषयों पे थोड़ा चर्चा करिएगा। कि अगर आपके साथ कोई SST में डिस्कस करता है तो आप इन टॉपिक्स पे चर्चा करिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो थम्स अप जरूर करके जाएंगे। और चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर से एक नई मुस्कान के साथ, नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।